हेलो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और पिछली वीडियो में हम लोग वर्ण के बारे में पढ़े थे और आज एक नया और सुंदर सा टॉपिक है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को हम लोग नियम के अनुसार पढ़ेंगे और बिना समय को व्यर्थ किए अपने बिंदु पर आते हैं। उच्चारण स्थान एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में पूछता है। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, चाहे हम लोग का मैट्रिक का बोर्ड का एग्जाम हो या 12th का एग्जाम हो, उसमें उच्चारण स्थान को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। ठीक, अभी हम लोग आते हैं उच्चारण स्थान। बहुत सारे लोग बहुत तरह से पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग नियम के अनुसार पढ़ेंगे उच्चारण स्थान, जो संस्कृत वाले बच्चों को भी काम आएगा, उर्दू वाले बच्चों को भी काम आएगा और हिंदी वालों को भी काम आएगा। हमारा कुछ नियम है, उसी के अनुसार उच्चारण स्थान हम लोग पढ़ेंगे। पहला नियम है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। ये संस्कृत का नियम है और संस्कृत वालों को भी काम आएगा। अब इसका हम लोग हिंदी निकालेंगे और बिल्कुल ट्रिक से निकालेंगे। एक बार हम निकालेंगे, उसके बाद आप लोग खुद निकालने लगेगा। इसमें क्या है कि अ का मतलब होता है अ और आ। अ का मतलब अ और आ। कु का मतलब होता है कवर्ग। कवर्ग का मतलब आप लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बता दिया है। क ख ग घ अंग। उसके बाद ह है ह, तो ह का हम लोग लिखेंगे ह। और विसर्जनीय ना मतलब विसर्ग, और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। कंठ होता है, इतना हम लोग जान गए। उसके साथ साथ ये जितने भी है अ आ कवर्ग ह और विसर्ग, इन सबको हम लोग कंठ कह सकते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं कि ये कंठ है। एग्जाम्स में ऐसे भी पूछ देता है, अ दे देगा और कहेगा अ क्या है, तालव्य है, कंठ है या मूर्धन्य है, तो हम लोग को कंठ पर आंसर, कंठ पर टिक लगाना होगा। उसके बाद दूसरा, ये हमारा पहला नियम था। दूसरा नियम है ईचु यसानाम तालु। ईचु यसानाम तालु। दूसरा नियम हमारा कहता है ई का मतलब, जैसे हम लोग अ का मतलब अ और आ किए, उसी तरह से ई का मतलब छोटी ई और बड़ी ई। उसके साथ चू का मतलब, जैसे कु का मतलब कवर्ग हुआ, तो चू का मतलब चवर्ग होगा। और चवर्ग का मतलब आप लोग जान चुके हैं पिछले वीडियो में, च छ ज झ इय। चवर्ग का मतलब च छ ज झ इय। उसके बाद य, तो हम लोग लिखेंगे य। और लास्ट हमारा है तालव्य स, तो लास्ट में लिखेंगे हम लोग तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु होता है। तालु होता है। और जिस तरह से इस सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो ये कंठ है, उस तरह से ई, बड़ी ई, चवर्ग, य और श का उच्चारण स्थान तालु होता है। और ये
तालव्य है, तालव्य है। ठीक। तीसरा नियम हमारा ऋतु रसाणाम मूर्धा है, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये हमारा तीसरा नियम होता है। तीसरा नियम के अनुसार आप देखेंगे री का अर्थ होगा री, री का अर्थ री हो गया। टू का अर्थ होगा टवर्ग, टू का अर्थ टवर्ग। जैसे कु का अर्थ कवर्ग, चू का अर्थ चवर्ग, वैसे ही टू का अर्थ टवर्ग। र, र का मतलब र, और मूर्धन्य श, मूर्धन्य श का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अब जिस प्रकार ये कंठ है, ये तालव्य है, उसी तरह से मूर्धा वाला मूर्धन्य होता है, ये मूर्धन्य होता है, मूर्धन्य है। हम लिख सकते हैं कि ये मूर्धन्य है। ठीक। उसके बाद हमारा चौथा नियम आता है, और चौथा नियम जो है वो ऐसे है, ऋतु लसानाम दंता, ऋतु लसानाम दंता। लृ का अर्थ लृ हुआ, लृ का अर्थ लृ हुआ। उसके बाद तू का अर्थ, जैसे टू का अर्थ टवर्ग हुआ, उस तरह से तू का अर्थ तवर्ग होगा, तवर्ग। ठीक है। इसके बाद ल का अर्थ ल, और सा का अर्थ ये दंत्य स, दंत्य स का उच्चारण स्थान दंत होता है, दंत होता है। इस तरह से ये दंत्य है, ये दंत्य है। इसके बाद हमारा पांचवा नियम है, पांचवा नियम है उपोपद्मान्यानाम ओष्ठौ। उपोपद्मान्यानाम ओष्ठौ में ऊ का अर्थ हुआ छोटा ऊ और बड़ा ऊ, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। पू का अर्थ हुआ पवर्ग, पू का अर्थ हुआ पवर्ग। इसके बाद पू का अर्थ पवर्ग हो गया। उसके बाद यहां पर क्या है, उपध्मानीय है। यहां पर ऊ के बाद पू हुआ, पू का अर्थ पवर्ग हो गया, और इसी पू के बाद इसमें का ऊ है उपध्मानीय। उपध्मानीय का अर्थ होता है यदि ये वाला विसर्ग प के पहले और फ के पहले हो, ये वाला विसर्ग प के पहले और फ के पहले हो, तो इसको उपध्मानीय विसर्ग कहते हैं। और इसका उच्चारण स्थान इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है, ओष्ठ होता है। उसके बाद ये
ओष्ठ है, ये ओष्ठ है। अभी हम बताते हैं, यहां पर आप लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा तो विसर्ग के बारे में थोड़ा सा यहां पर हम लोग देखते हैं। विसर्ग जो है, विसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। विसर्ग 3 प्रकार के होते हैं। हम लोग एक प्रकार वाला जानते हैं, कौन है? विसर्ग एक प्रकार वाला ये है, ठीक। तो लेकिन होता 3 प्रकार का है। पहला है विसर्जनीय विसर्ग। विसर्जनीय विसर्ग, विसर्जनीय विसर्ग होता है वो इस प्रकार का होता है, ठीक। दूसरा हमारा है उपध्मानीय विसर्ग। उपध्मानीय विसर्ग जो है वो प और फ के पहले लगता है, तो उसको नाम उपध्मानीय हो जाता है। और तीसरा जो हमारा है वो है जिह्वामूलीय विसर्ग। जिह्वामूलीय विसर्ग, और जिह्वामूलीय विसर्ग जो है वो क और ख के पहले लगता है। क और ख के पहले लगता है, तो इसको जिह्वामूलीय विसर्ग कहते हैं। इसलिए यहाँ पर जो प और फ है वो इसके पहले जो लगा है वो विसर्ग है। और कैसे विसर्ग है? उपध्मानीय विसर्ग है, ठीक है। इसके बाद हम अगला नियम देखेंगे। इसके बाद हम अगला नियम देखेंगे। इसको अब ये हो गया होगा, तो इसके बाद हम अगला नियम देखते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हमारा 6 नंबर नियम है, 6 नंबर नियम वो कहता है या म ङ ण न ना, नासिका च। मतलब ये हुआ कि य, अंग, अण, म और न, और न का उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान नासिका भी होता है। अब यहां पर भी क्यों लगा? क्योंकि यहां पर च लगा था। समझने वाली बात है। इसके पहले जो हम लोग 5 नियम पढ़ चुके हैं उसमें पहला नियम में कवर्ग लिखवाया है। पहला नियम में हम क्या लिखवाया है? कवर्ग। थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट नियम में हमारा कवर्ग है, सेकंड नियम में चवर्ग है, थर्ड नियम में टवर्ग है, फोर्थ नियम में तवर्ग है, और 5वें नियम में पवर्ग है। कवर्ग में अंग आता है, चवर्ग में य आता है, टवर्ग में अण आता है, तवर्ग में न आता है, और पवर्ग में म आता है लास्ट में। तो फिर यहां पर इसके लिए स्पेशल नियम क्यों? इसलिए क्योंकि अंगों का, जैसे कवर्ग है तो कवर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो वहां पर हम लोग सीख लिए कि कंठ। यहाँ पर चवर्ग वाले में हम लोग तालु सीखे थे दूसरा नियम में। तीसरा नियम में टवर्ग में हम लोग मूर्धा सीखे थे, और चौथा नियम तवर्ग में हम लोग दंत सीखे थे, और 5वां नियम पवर्ग में हम लोग ओष्ठ सीखे थे। और यहां पर कह रहा है कि य, ग, ण, म और न का उच्चारण स्थान नासिका भी है, नासिका भी होता है। मतलब कि अगर हमको अंगों का उच्चारण स्थान पूछे तो कंठ और नासिका, कंठ और नासिका, ये सही उत्तर हमारा हुआ। य का उच्चारण स्थान पूछे तो तालु और नासिका, क्योंकि नासिका होता है, इस 5 में नासिका होता है उच्चारण में। अगर अण का उच्चारण स्थान पूछे तो मूर्धा और नासिका। अगर न का उच्चारण स्थान पूछे तो दंत और नासिका। अगर
म का उच्चारण स्थान पूछे तो ओष्ठ और नासिका। यहां पर हमारा डाउट क्लियर होता है। ये रहा ग का उच्चारण स्थान कंठ प्लस नासिका, य का तालु प्लस नासिका, अ का मूर्धा प्लस नासिका, न का दंत प्लस नासिका और म का ओष्ठ प्लस नासिका। ठीक है, ये समझने के लिए लिखवा दिया गया था। इसलिए कभी भी अगर अंग का पूछे तो सिर्फ कंठ नहीं बताना है गौर के अनुसार, नासिका भी सिर्फ नहीं बताना है, क्योंकि अंग का उच्चारण स्थान दोनों जगह से होता है, कंठ से और नासिका से, दोनों से मिलाकर बोलते हैं तब आता है अंग। इसी तरह से ये पांचों है। इसको समझ लिया। उसके बाद हम लोग अब चलेंगे सातवें नियम पर। सातवें नियम पर जाने से पहले थोड़ा सा इसको हम लिख लेते हैं कि ये नासिक्य है, ये नासिक्य है। ये जो हम ये करके लिखवा रहे हैं इसको भी याद करना अति आवश्यक है, क्योंकि एग्जाम में पूछ रहा है। 7 नंबर नियम हमारा है ए दैतो कंठ तालु। ए दैतो कंठ तालु। एत ऐतो का मतलब हुआ, यहां पर हमारा संधि विच्छेद करेंगे तो एत और ऐत है, एत और ऐत है, तो में हलंत है इसलिए तो खत्म हो जाएगा, ए और ऐ बचेगा, बचेगा ए और ऐ। इसलिए ए और ऐ संधि विच्छेद करने पर प्राप्त होता है ए और ऐ। ए और ऐ का उच्चारण स्थान, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है, कंठ तालु होता है, कंठ तालु होता है। ठीक है, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। यदि हम इसको पूछे कि ये क्या है तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि ये कंठ तालव्य है, ये कंठ तालव्य है। 8 नंबर नियम हमारा कहता है ओ दौतो, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ दौतो कंठोष्ठम। ओ दौतो का संधि विच्छेद करेंगे तो ओत प्लस औत, ओत प्लस औत आता है। तो ओत में फिर त में हलंत है, इसमें भी त में हलंत है तो हट जाएगा, बचा हमारा ओ और औ। ओ और औ का उच्चारण स्थान इस नियम के अनुसार निकलेगा। ओ और औ का उच्चारण स्थान, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठ होता है, कंठोष्ठम लिखा हुआ है। 9 नंबर हमारा जो नियम है वो है वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठम, वकारस्य दंतोष्ठम। इस नियम के अनुसार व का हम लोग उच्चारण स्थान जानेंगे। व के लिए स्पेशल नियम है, व का उच्चारण स्थान, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है, दंतोष्ठ होता है, व का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। और ये दंतोष्ठ है, ये दंतोष्ठ है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 10 नंबर पर और सेकेंड लास्ट नियम पर। 10 नंबर नियम हमारा कहता है जिह्वा मूल्यस्य, जिह्वा मूल्यस्य
जिह्वामूलम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम, जिह्वामूल्यस्य जिह्वामूलम। अब ये जो नियम है वो कहता है कि जिह्वामूल्य विसर्ग, जिह्वामूल्य विसर्ग हम यहाँ पर बता दें कि जिह्वामूल्य जो विसर्ग है वो क के पहले इस तरह का विसर्ग रहेगा और ख के पहले भी इस तरह का साइन रहेगा, तो उसको जिह्वामूल्य बोलेंगे। हालांकि ये सभी जगह पाया नहीं जाता है, अधिकतर इस क और इस ख का उच्चारण, इस प और इस फ का जो रूप है वो अधिकतर वेदों में पाया जाता है। क जिह्वामूल्य ख का उच्चारण स्थान जिह्वा होता है, जिह्वा होता है। ठीक, अब चलते हैं हमें 11 नंबर पर। 11 नंबर और अंतिम नियम पर चलते हैं। ये नियम हमारा कहता है नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य का अर्थ हुआ कि अनुस्वार, अनुस्वार, अनुस्वार अर्थात इसको हम लोग अनुस्वार का साइन ऐसे देते हैं, अनुस्वार का, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है, नासिका होता है। यहां पर हम लोग 1 से लेकर के 11 नियम अर्थात सभी नियमों को अच्छा से पढ़ चुके हैं। अब इतना अगर आप लोग याद कर लें, अगर आप लोग रट लें, तो इससे आपका उच्चारण स्थान जो टॉपिक है इसका समस्या का समाधान हो जाएगा। और उच्चारण स्थान आप लोग का समाप्त हो गया। इसके बाद यदि आप लोग को समझ में आया होगा अच्छा से पूरा वीडियो देखने के बाद, तो कृपया मेरे इस स्टडी बाबा 27 जो मेरा YouTube चैनल है इसको सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें कि सब कोई देख सके और मेरे चैनल को आप लोग ज्यादा से ज्यादा देखें कि और भी मैं इस प्रकार का वीडियो बनाऊं।